सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम जो न तो स्वयं और न ही प्रारंभ किए जाने पर संपन्न होते हैं, उन्हें स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम कहा जाता है। जैसे जल का विद्युत अपघटन, रेफ्रिजरेटर में बर्फ का बनना, ये स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रमों के उदाहरण हैं। लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि धातुएं नम वायु में रखने पर क्षरण का गुण रखती हैं। क्षरण हुआ भाग पुनः साधारण प्रक्रम द्वारा धातुओं में नहीं बदलता है। फूला हुआ गुब्बारा या साइकिल टायर में छिद्र द्वारा वायु का विसरण हो जाता है। पेड़ से फल टूटकर नीचे ही गिरते हैं। रक्त का स्कंदन होता है, ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में केवल उस समय तक ही जल को बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं जबकि विद्युत धारा है। जल का विद्युत अपघटन तभी करा सकते हैं जब तक कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको कहेंगे स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम। अब स्वतः प्रवर्तिता एवं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम का प्रेरक बल क्या है? वह बल जो किसी प्रक्रम को स्वतः संपन्न होने के लिए प्रेरित करता है। किसी प्रक्रम के स्वतः प्रवर्तित रूप में संपन्न होने की प्रवृत्ति को स्वतः प्रवर्तिता कहा जाता है, तथा वह बल जो एक अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता के लिए उत्तरदायी होता है, वह उसका प्रेरक बल कहा जाता है। अब डेल्टा एच यानी एंथैल्पी को प्रवर्तिता की कसौटी के रूप में कैसे देखेंगे? सभी तंत्रों में सर्वाधिक स्थिर अवस्था प्राप्त करने की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। सर्वाधिक स्थिर अवस्था न्यूनतम ऊर्जा के रूप में होती है। जितनी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, वो उनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उत्पादों की जो एंथैल्पी है वो अभिकारकों की तुलना में कम होती है। यह प्रकृति के अनुरूप है। अब डेल्टा एच का मान ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ऋणात्मक आता है और हम ये नहीं कह सकते कि डेल्टा एच का ऋणात्मक मान ही स्वतः प्रवर्तिता की एकल कसौटी है। बहुत सी स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक पाया गया है, लेकिन जितनी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, इन ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक आता है। अगर डेल्टा एच का मान धनात्मक नहीं होगा तो साम्य प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को सदैव पूर्ण रूप से संपन्न होने के बाद उसे पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अभिक्रियाओं की जो उत्क्रमणीय प्रकृति है, इस उत्क्रमणीय प्रकृति में
अग्रगामी और पश्चगामी अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं और उनमें एक ऊष्माक्षेपी होती है तथा दूसरी ऊष्मा शोषी होती है। तो ये हम मान सकते हैं कि एंथैल्पी के मान में कमी एक अभिक्रिया के संपन्न होने में सहायक तो है, लेकिन इसे स्वतः प्रवर्तिता की एकल कसौटी मान लेना ठीक नहीं है। अब आते हैं यादृच्छिकता या स्वतः प्रवर्तिता। यादृच्छिकता क्या है? यादृच्छिकता यानी रैंडमनेस यानी अनियमितता। एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में सदैव तंत्र की अनियमितता में वृद्धि होती है। जैसे दो गैसें आपस में मिश्रित हो रही हैं, या बर्फ पिघल रही है, या जल का वाष्पन हो रहा है, या जल में स्याही फैल रहा है। प्रत्येक दशा में क्या होता है, जो भी अभिकारक के अणु हैं वो अपनी अनियमितता में वृद्धि करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में दो अभिकारक हैं, दोनों अलग अलग हैं। जब इनको मिश्रित करते हैं तो क्या होता है, एक अभिकारक दूसरे में, दूसरा अभिकारक पहले में, दोनों के अणुओं में अनियमितता बढ़ जाती है, रैंडमनेस बढ़ गई। तो जब भी रैंडमनेस बढ़ती है तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम हो सकता है। अब इससे हम ये मान सकते हैं कि एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम उस दिशा में लगातार अग्रसर होता है जिस दिशा में तंत्र की अनियमितता या यादृच्छिकता में वृद्धि होती है। अनियमितता में वृद्धि को भी किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी मान सकते हैं और इसी के आधार पर एक नए टर्म की खोज की गई, एंट्रॉपी। ये जो एंट्रॉपी है वह किसी तंत्र की अनियमितता का मापन है। इसे क्लासियस ने 1890 में खोजा था। एंट्रॉपी एक अवस्था फलन है। यदि तंत्र कोई ऊष्मा विनिमय नहीं करता तो उसकी एंट्रॉपी स्थिर रहती है तथा तंत्र की एंट्रॉपी केवल उस समय ही बढ़ती है जब वह ऊष्मा ग्रहण करता है। किसी भी उत्क्रमणीय परिवर्तन के लिए एंट्रॉपी में परिवर्तन यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। एंट्रॉपी अवस्था फलन है। जैसा कि हमने बताया, एक अवस्था की एंट्रॉपी दूसरी अवस्था की एंट्रॉपी से भिन्न होती है, इसलिए यह केवल तंत्र की अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं पर ही निर्भर करती है और इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू एस अंतिम अवस्था माइनस एस प्रारंभिक अवस्था। अब एंट्रॉपी का भौतिक महत्व क्या है? एंट्रॉपी किसी भी तंत्र की अनियमितता का एक मापक है। अनियमितता जितनी अधिक होगी तंत्र की एंट्रॉपी का मान भी उतना ही अधिक होगा। किसी पदार्थ विशेष की एंट्रॉपी का मान उसकी क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में न्यूनतम और गैसीय अवस्था में अधिकतम होगा, द्रव अवस्था में इनके मध्य होगा। अर्थात गैस की एंट्रॉपी सबसे अधिक, इसके बाद द्रव की, इसके बाद ठोस की। अब एंट्रॉपी को प्रवर्तिता से कैसे जोड़ेंगे? एक प्रक्रम है ये प्रकरण नहीं है, प्रक्रम है। चूंकि
अनियमितता में वृद्धि एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए सहायक होती है, इसलिए यह कह सकते हैं कि एंट्रॉपी के धनात्मक मान युक्त, ये मान युक्त है, में नियुक्त नहीं है, प्रक्रम संभावित है तथा स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतः प्रवर्तित है रूप से संपन्न होते हैं। एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम या परिवर्तन में सदैव ब्रह्मांड की एंट्रॉपी में वृद्धि होती है तथा एंट्रॉपी हमेशा अधिकतम की ओर ही अग्रसर होती है। अर्थात यदि डेल्टा एस यानी एंट्रॉपी का मान धनात्मक है तो उस स्थिति में प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा और निर्दिष्ट दिशा में संपन्न होगा। यदि एंट्रॉपी का मान शून्य है तो प्रक्रम साम्यावस्था में होगा और यदि एंट्रॉपी का मान ऋणात्मक है तो प्रक्रम निर्दिष्ट दिशा में स्वतः अप्रवर्तित होगा। अब उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में ब्रह्मांड की एंट्रॉपी में परिवर्तन क्या होगा? अगर मान लेते हैं एक समतापीय तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र T ताप पर परिवेश से Q ऊष्मा अवशोषित करता है। इसके फलस्वरूप तंत्र की एंट्रॉपी में जो वृद्धि होगी डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन Q ऊष्मा ह्रास के कारण अगर परिवेश की एंट्रॉपी देखेंगे तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टी। तो कुल जो एंट्रॉपी परिवर्तन होगा डेल्टा एस यूनिवर्स रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग यानी क्यू बाई टी प्लस माइनस क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। अर्थात अगर कोई समतापीय प्रक्रम है तो उसकी समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ब्रह्मांड की एंट्रॉपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रॉपी, अब जैसे मान लीजिए कोई अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, उसके लिए तंत्र की एंट्रॉपी में कमी वो क्यू बाई T1 और परिवेश की एंट्रॉपी में जो वृद्धि होगी वो क्यू बाई T2 हो जाएगी। तो उस दशा में यस यूनिवर्स जो होगा वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग के एंट्रॉपी के योग के बराबर होगा, यानी माइनस क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाई T2, यानी Q इंटू T1 माइनस T2 बटे T1 T2। चूँकि T1 इज ग्रेटर देन T2 तो T1 माइनस T2 का मान धनात्मक है, इसलिए जो ब्रह्मांड की एंट्रॉपी होगी उसका मान धनात्मक होगा। अर्थात एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रॉपी में सदैव वृद्धि होती है। अब उसके बाद देखते हैं एक गैस के समतापी प्रसार में एंट्रॉपी परिवर्तन। जब एक गैस का प्रसार समतापी तथा उत्क्रमणीय रूप में किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, अर्थात डेल्टा U इज इक्वल टू 0। तो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट विल बी 0, यानी Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब स्थिर ताप पर एक गैस के n मोलों के आयतन में V1 से V2 तक किए गए प्रसार में जो कार्य होगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log base 10 V2 बाई V1, ये पहले ही हम निकाल चुके हैं पहले नियम में। तो डेल्टा S इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई टी इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log base 10 V2 बाई V1, या डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 nR log बेस 10 टी से कैंसिल हो जाएगा V2 बाई V1। इसका उपयोग गैस के समतापी तथा उत्क्रमणीय परिवर्तन में निहित एंट्रॉपी की गणना करने में करते हैं। अब देखते हैं प्रावस्था रूपांतरणों में एंट्रॉपी परिवर्तन अलग अलग।
गलन की एंट्रोपी क्या है? एक पदार्थ के एक अवस्था से किसी अन्य अवस्था में परिवर्तित होने को प्रावस्था रूपांतरण कहते हैं। और यहाँ पर डेल्टा एस प्रावस्था रूपांतरण इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी होगा। गलन के लिए किसी ठोस पदार्थ के एक मोल के अपने गलनांक पर द्रव में परिवर्तित होने में जो एंट्रापी परिवर्तन होगा उसे गलन की एंट्रापी कहा जाएगा। यहाँ पे डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एस लिक्विड माइनस एस सॉलिड, यानी डेल्टा एस फ्यूजन बटे टी एम। ऐसे ही वाष्पन की एंट्रापी किसी द्रव के एक मोल का अपने क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित होने पर जो एंट्रापी परिवर्तन होगा उसे वाष्पन की एंट्रापी कहेंगे। वैसे ही ऊर्ध्वपातन की किसी विशिष्ट ताप पर किसी ठोस के एक मोल को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देंगे तो इसको कहते हैं वाष्पन की एंट्रोपी। अब किसी भी एक रासायनिक प्रक्रम में अभिक्रिया में जो एंट्रोपी का परिवर्तन होगा वह उत्पादों की एंट्रोपी के योग तथा अभिकारकों की एंट्रोपी के योग के अंतर के बराबर होगा। यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा एस उत्पाद माइनस सिग्मा एस अभिकारक। यदि अभिकारक 298 डिग्री केल्विन तथा एक वायुमंडलीय दाब पर है तो डेल्टा एस जीरो इज इक्वल टू सिग्मा एस जीरो उत्पाद माइनस सिग्मा एस जीरो अभिकारक। यहाँ से हम रासायनिक अभिक्रिया की एंट्रोपी के परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। ये है, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD है तो यहाँ पर डेल्टा S का मान C इंटू SC प्लस D SD माइनस ASA प्लस BSB है। ये इनकी एंट्रोपी ABCD इनके मोल को व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं ऊष्मीय मृत्यु क्या है। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी स्थिर रहती है जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में लगातार इसके मान में वृद्धि होती रहती है और उस दशा में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती रहती है अथवा नियमित ऊर्जा घटती है तथा कार्य हो रहा है। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा जब ऊर्जा लगातार कार्य में परिवर्तित हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब पूरा ऊर्जा खत्म हो जाएगा। और जब पूरा ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो उस स्थिति में पूरी की पूरी सक्रियता पंगु हो जाएगी और जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। इस स्थिति को ही हम ऊष्मीय मृत्यु कहते हैं। तो ये ऊष्मीय मृत्यु है। अब ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम और गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।